नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आरएस ग्लोबल स्टडीज़ में। डियर फ्रेंड्स, प्राचीन भारतीय इतिहास में आज का हमारा टॉपिक है दक्षिण भारत का इतिहास। डियर फ्रेंड्स, जिसके अंतर्गत हम संगम काल को कवर करेंगे। इससे पहले ही मैंने कई इतिहास से संबंधित वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। डियर फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो डिफेंस शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम दक्षिण भारत के इतिहास में। तो दक्षिण भारत के इतिहास को दो समयों में बांटा गया है। पहला है 100 ईसा से 300 ईसा तक, जिसे हम संगम काल या संगम युग कहते हैं। इनमें चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश के शासन के बारे में जानकारी हमें पढ़ने को मिलती है। जबकि दूसरा है 500 ईसा से 1200 ईसा तक, जो कि दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में पढ़ने को मिलता है। इसमें पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश और चोल वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है डिफेंस। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संगम काल या संगम युग, जिसमें हम चेर, चोल और पांड्य के बारे में जानेंगे पूरी तरीके से विस्तृत से। ठीक है डिफेंस। तो चलिए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं संगम काल की, ठीक है, या संगम युग की। तो संगम संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है सभा। ठीक है, इसका समय 100 ईसा से लेकर के 300 ईसा तक माना जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। देखिए, प्राचीन काल में तमिल कवियों के द्वारा सभाओं का आयोजन किया जाता था या फिर गोष्ठी की जाती थी। गोष्ठी का अर्थ भी क्या होता है डियर फ्रेंड्स? सभा ही होता है। इन कवियों के द्वारा सभा में कई तमिल साहित्य की रचना की गई। ठीक है, इन्हीं तमिल साहित्य को देखिए संगम साहित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगम साहित्य। ठीक है, इनसे हमें ऐतिहासिक विवरण प्राप्त होते हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं? संगम काल या फिर संगम युग भी कहते हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो आई होप संगम का अर्थ आपको समझ में आया होगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, हम बढ़ चलते हैं आगे। नेक्स्ट को देखेंगे डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स, 8वीं शताब्दी में 3 संगमों का वर्णन मिलता है। ठीक है, जो कि पांड्य वंश के राजाओं के द्वारा संरक्षण में किए गए थे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि संगम, ठीक है, कितने संगम हुए, उनका स्थान क्या था और उनके अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम संगम, ठीक है, इसका ये कहाँ आयोजन किया गया डियर फ्रेंड्स? तो ये देखिए, यह स्थान की बात करें तो मदुरा, वर्तमान ये देखिए समुद्र में विलीन हो चुका है या डूब चुका है। तो प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड्स, वह ऋषि अगस्त थे। कौन थे? ऋषि अगस्त। दूसरे संगम कहाँ हुआ डियर फ्रेंड्स? दूसरा संगम, तो दूसरा संगम देखिए कपाटपुरम या फिर अलेवाई में हुआ। यह भी देखिए समुद्र में डूब चुका है या विलीन हो चुका है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसके अध्यक्ष कौन थे डियर फ्रेंड्स? तो पहले देखिए ऋषि अगस्त थी, परंतु इसको हटा करके बाद में तुलका पीएम को देखिए इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तीसरे संगम की बात करें तो तीसरा संगम देखिए ये भी मदुरा में हुआ, जो कि समुद्र में डूब चुका है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये नक्कीरर थे। कौन थे? नक्कीरर। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इनसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसे आप अच्छे से नोट डाउन भी करते चलिएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब बढ़ चलते डियर फ्रेंड्स हम अगले कड़ी में। तो संगम युग के दौरान देखिए दक्षिण भारत पर 3 राजवंशों चेर, चोल और पांड्य का देखिए शासन था। ठीक है, इन राज्यों के बारे में हमें जानकारी संगम काल की जो साहित्य रचनाएं हैं उनसे हमें प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा, उनके संदर्भों से हमें प्राप्त होता है या फिर किया भी जा सकता है। तो देखिएगा, इन राज्य जो राज्य थे डियर फ्रेंड्स, चेर, चोल और पांड्य, यह कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, देखिए यह कृष्णा नदी है डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर चेर, चोल और पांड्य वंश का शासन देखिए हुआ था। ज़्यादा बड़े राज्य तो नहीं थे, परंतु काफ़ी यह प्रभावशाली राज्य थे। ठीक है, तो सबसे पहले इनके हम इन राजाओं के प्रतीक चिन्ह को कवर कर लेते हैं या जान लेते हैं, जो कि कई बार परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं। तो देखिए, चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह क्या था डियर फ्रेंड्स? तो तीर धनुष था। क्या था? झंडे पर तीर धनुष का चित्र बना हुआ था। चोल का क्या था डियर फ्रेंड्स? तो झंडे पर देखिए बाघ का चिन्ह था, बाघ का देखो चित्र बना हुआ है। जबकि पांड्य का मछली का चित्र बना हुआ है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद करिएगा। चेर का तीर धनुष, ठीक है, बाण, चोल का बाघ और पांडे का मछली। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ चलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम देखते हैं चेर राज्य। ठीक है, तो इनमें से सबसे प्राचीन चेरों का राज्य था, जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। ठीक है, ठीक है डियर फ्रेंड्स, चेर का अर्थ क्या होता है? चेर का अर्थ होता है पर्वतीय देश। ठीक है, तो केरल का प्राचीन नाम भी चेर ही था। इसको आप याद रखिएगा, क्या नाम था उसका? चेर नाम था। ठीक है, क्योंकि चेर का जो शब्द का अर्थ होता है वो होता है पर्वत देश, और केरल एक पहाड़ी वाला ही देश है। ठीक है, सॉरी, राज्य है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चेर राजवंश की स्थापना उदयन जेरल ने देखिए 130 ईसा में की थी। ठीक है, जिसकी राजधानी वांजी थी, वांजी या फिर कुरुपुर। ठीक है, इसको याद रखिएगा, वांजी या फिर कुरुपुर था। ठीक है,
तो इस राज्य का देखिए राज्य प्रतीक चिन्ह क्या था डियर फ्रेंड्स, तो धनुष बाण था, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, ये है धनुष बाण, ठीक है, इसका प्रतीक चिन्ह था, ठीक है। चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक या महान शासक सेन गुट्टुवन हुआ। कौन हुआ? सेन गुट्टुवन हुआ। इसे लालचेर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लालचेर। इसने देखिए अतिराज की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? अधिराज की उपाधि धारण की थी, जो कि चेर राजवंश का था, ठीक है डिफरेंस। इसने ये देखिए कनग्गी पूजा या पत्नी पूजा की शुरुआत भी की थी। ये क्या डिफरेंस? यह पत्नी पूजा है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कनग्गी या पत्नी पूजा की शुरुआत किसने की थी, तो याद दीजिएगा कि सेन गुट्टुवन ने की थी, जो कि चेर राजवंश का था, ठीक है डिफरेंस। इसके बाद देखते हैं कि चेर राजवंश के शासकों ने ही देखिए दक्षिण भारत में सर्वप्रथम गन्ने की जो है खेती की शुरुआत भी की थी। इसकी याद रखिएगा, ठीक है, गन्ने की खेती की शुरुआत चेर वंश, ठीक है डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ चलते हैं डियर फ्रेंड्स, हम अगली कड़ी देखेंगे। अब हमारे पास है चोल वंश, ठीक है डियर फ्रेंड्स, संगम साहित्य में चोल वंश। तो दक्षिण भारत के इतिहास में चोल राजवंश बहुत प्रसिद्ध था, ठीक है, चोल राजवंश जो था वह बहुत प्रसिद्ध था। चोल वंश का इतिहास 3वीं शताब्दी में देखने को मिलता है, जबकि पांड्य राजाओं के बढ़ते शक्तियों के कारण इनका पतन हो गया, परंतु बाद में इनका देखिए 9वीं शताब्दी में फिर से उदय हुआ, ठीक है, फिर से एक शक्तिशाली रूप के राज्य के रूप में है उभर कर आए थे 9वीं शताब्दी में, ठीक है डिफरेंस। इसको हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चोल राजवंश के बारे में प्रथम जानकारी हमें देखिए पाणिनि की जो रचना है अष्टाध्यायी, ठीक है, वो व्याकरण संस्कृत व्याकरण से संबंधित है, उससे हमें देखने को मिलती है, या फिर वहां से जानकारी मिलती है, ठीक है, किस राजवंश के बारे में, तो चोल राजवंश के बारे में, ठीक है डिफरेंस, याद रखिएगा। इनका राज्य प्रतीक चिन्ह बाघ था, ठीक है, क्या था? बाघ था। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है मैप में, और ये है चोल वंश है यहाँ पर, ठीक है डिफेंस। चोलों ने देखिए मंतूर और उरेयूर और तंजौर को देखिए अपनी राजधानी बनाया था, जिसमें से उरेयूर जो है यह प्रसिद्ध देखिए कपास के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? कपास के लिए। इसको याद रखिएगा डिफेंस, परीक्षा में यह पूछ सकता है किसके लिए प्रसिद्ध था, तो कपास के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है डिफेंस। आगे बढ़ चलते हैं डिफेंस। अब हम देखेंगे कि चोल में देखिएगा, चोल राजवंश में 2 शासक देखिए बहुत महान हुए हैं, ठीक है, महान हुए हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो पहला है कार्यकाल, दूसरा है एलारा, ठीक है, इसको याद रखिए। तो देखते हैं, बात करते हैं कार्यकाल की। तो कार्यकाल देखिए चोल राजवंश का सबसे महान शासक था। इसने देखिए कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध का निर्माण कराया। इसके साथ साथ ही पोहारपत्तन, ठीक है, जो कि एक बंदरगाह है, इसका भी देखिए, जिसे हम कावेरी पत्तनम भी कहते हैं, इसका भी निर्माण किसने कराया था? तो याद रखिएगा कार्यकाल ने ही करवाया था, जो कि चोल वंश का शासक था, ठीक है डियर फ्रेंड्स। हम बात करें एलारा की, तो एलारा ने देखिए श्रीलंका को जीत करके उस पर 50 वर्षों तक देखिए शासन किया था, ठीक है। तो आप ये हमने पढ़ा कार्यकाल और एलारा के बारे में, जो कि चोल वंश के शासक थे, ठीक डियर फ्रेंड्स। अब हम आगे बढ़ चलते हैं डियर फ्रेंड्स। इनका भी देखिए प्रतीक चिन्ह क्या था, मैंने पहले ही बताया है, तो बाघ था, झंडे पर बाघ बना हुआ था, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स, तो डियर फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं पांड्य साम्राज्य की या पांड्य राजवंश की, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो पांड्य राजवंश की प्रथम जानकारी हमें मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है, ठीक है, याद रखिएगा मेगास्थनीज वही है जो चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनकर के आया था, ठीक है डियर फ्रेंड्स, उसके याद कर लीजिएगा, ठीक है। अभी तक आपने चंद्र वाली वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, तो उसे आप देखिएगा मौर्य वंश में, उसमें मैंने मेगास्थनीज के बारे में अच्छे से समझाया है आपको, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं। तो पांड्य राजाओं ने ही देखिए तीनों संगमों का आयोजन किया था, ठीक है, मैंने पहले ही बताया है। और पांड्य राजवंश देखिए मातृसत्तात्मक था, यानी कि यहाँ का जो शासन का भार होता था वह महिलाएं संभालती थी, ठीक है डियर फ्रेंड्स। इनकी राजधानी मदुरई या मदुरै हुआ करती थी, ठीक है। इनका जो राज्य प्रतीक चिन्ह है वह मछली होता है। क्या होता है? मछली होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर ये देखिए मैंने पहला, तो पहला देखिए चेर का बाण या तीर धनुष, ठीक है, और यहाँ पर चोल का तो याद रखिएगा बाघ, और पांडे का मछली, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तीनों के राज्य प्रतीक चिन्ह याद रखिएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। बात करते हैं कि देखिए पांड्य राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक नोडियोन था। कौन था? नोडियोन था। इसने देखिए समुद्र पूजा की शुरुआत की थी। किस पूजा की शुरुआत की थी? समुद्र पूजा की। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि समुद्र पूजा की शुरुआत किसने की थी, तो याद रखिएगा नोडियोन, जो कि पांड्य वंश का शासक था, ठीक है डिफेंस। देखिए इनका जो राज्य था वो मोतियों के लिए काफी प्रसिद्ध था, परीक्षा में यह पूछा भी जा चुका है, ठीक है, इसको याद करते चलिएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं डिफेंस। देखिए
तो संगम काल में, ठीक है, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ काल होना चाहिए। तो संगम काल में देखिए साहित्य रचनाएं, ठीक है, तो उस काल में कुछ साहित्यिक रचनाएं भी हुई थी, तो उन्हें भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे पुस्तक, उसके बाद लेखक की। तो सबसे पहले देखिए डियर फ्रेंड्स, पुस्तक है तोल्काप्पियम, ठीक है, तोल्काप्पियम, जिसके रचनाकार तोल्काप्पियम स्वयं थे। देखिए यह व्याकरण और काव्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, व्याकरण और काव्य से। कौन सी पुस्तक? तो तोल्काप्पियम, ठीक है। इसके बाद कहते हैं डियर फ्रेंड्स, तो शिल्पादिकारम, शिल्पादिकारम इसके रचनाकार हैं इलंगो आदिगल, इलंगो आदिगल, ठीक है डियर फ्रेंड्स। यह तमिल प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है, ये तमिलों में काफी प्रसिद्ध है, वहाँ के दक्षिण भारत में यह ग्रंथ है काफी प्रसिद्ध है, जबकि यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा भी सकता है। तो बौद्ध धर्म से, किससे? बौद्ध से। इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो है मणि मैकाले, ठीक है, इसके रचनाकार कौन है डियर फ्रेंड्स? तो है शीतलेश सनतनार, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये इसके रचनाकार हैं, ठीक है, ठीक है। इसके बाद करेंगे तिरुकुरल की, तिरुकुरल की किसने रचना की थी? तो तिरुवल्लुवार ने की थी। किसने की थी? तिरुवल्लुवार ने, इसको याद रखिएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। इसके बाद कुछ अन्य तथ्यों को भी हम जान लेते हैं डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो संगम काल में समय जानने के लिए देखिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? जल घड़ी का, ठीक है। दक्षिण भारत में ब्राह्मणों का देखिए उदय सर्वप्रथम संगम काल में ही हुआ था, ठीक है। तमिलों में प्रमुख देवता मुरुगन थे, जिन्हें बाद में सुब्रमण्यम के नाम से भी जाना जाता है या फिर कहा गया, ठीक है, इसके याद रखिएगा। संगम काल में चावल प्रमुख देखिए खाद्य सामग्री थी या खाद्य पदार्थ था। किस काल में? तो संगम काल में, से आप याद रखिएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। इसके साथ ही ये सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो बार बार परीक्षा में रिपीट हुए हैं डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए इनको भी हम जान लेते हैं। तो तमिल भाषा के देखिए शिल्पादिकारम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया है, तो यह बौद्ध से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध से, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? देखिएगा, संगम युगीन व्याकरण रचना पूछा है यहाँ पर, तो मैंने आपको बताया कि तोल्काप्पियम जो रचना है वह व्याकरण और काव्य से संबंधित है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तोल्काप्पियम, यहाँ वाला बौद्ध है। नेक्स्ट को देखेंगे, तो अगला हमारे पास है डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट है संगम युग में उरियूर किस लिए विख्यात था? तो मैंने आपको बताया कि देखिए खास करके कपास के लिए यह विख्यात था, जो कि चोल वंश की यहाँ पर राजधानी थी। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट की बात करें, तो तोल्काप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो मैंने जस्ट आपको बताया कि व्याकरण और काव्य से वह संबंधित है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे पास है, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का देखिए आयोजन किया गया था? तो ये पांड्य राजवंश के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था, ठीक है डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट प्रश्न है, चोल राजवंश का राज्य प्रतीक चिन्ह क्या था? तो डियर फ्रेंड्स क्या था उसका राज्य प्रतीक चिन्ह? तो बाघ था। क्या था? बाघ था, इसे आप याद करिएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है डियर फ्रेंड्स हमारे पास, नेक्स्ट, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया या उन्हें आर्य बनाया? तो याद रखिएगा, ऋषि अगस्त, ऋषि अगस्त ने ही दक्षिण भारत को आर्यकरण किया या उन्हें आर्य बनाया था, ऐसा उल्लेख मिलता है संगम साहित्य में, ठीक है डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, पुहार कावेरी पत्तनम की स्थापना किसने की थी या किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा, यह देखिए कारिकाल ने बनवाया था, जो कि चोल शासक था, ठीक है डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कारिकाल ने। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे डियर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारे पास है कि प्राचीनतम जो है तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता से संबंध है उनका, ठीक है, या सदृश है? तो याद रखिएगा, वह कार्तिकेय से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? कार्तिकेय, जो कि शिव के पुत्र कहे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कनग्गी पूजा की शुरुआत किसने की थी? कनग्गी पूजा का अर्थ है पत्नी पूजा की शुरुआत किसने की थी? तो याद रखिएगा डियर फ्रेंड्स, सेन गुट्टुवन ने की थी। किसने किया था? सेन गुट्टुवन ने किया था। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के डियर फ्रेंड्स नमस्कार।